हमने बायोलॉजी शुरू किया था। बायोलॉजी में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और हमारा सबसे पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र होता क्या है सभी को पता है, सब लोग खाना खाते हैं और उस खाने का धीरे धीरे जिन जिन अंगों के द्वारा पाचन होता है वही सब क्या कहलाता है, पाचन तंत्र। जिन जिन अंग इसमें भाग लेते हैं वो एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए उसको पाचन तंत्र कहा जाता है। अब आपने खाना खाया तो जो भी आपने खाया, जो भी फूड आपने खाया वो बड़े बड़े अणुओं में था। इसमें आपने क्या क्या खाया, तो आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इन तीनों का मिश्रण था जो कि आपका भोजन था। अब कार्बोहाइड्रेट के रूप में आपने क्या खाया, तो आपने चपाती खाई, चावल खाए, फ्रूट्स खाए। प्रोटीन के रूप में आपने खाई दाल वगैरह, दाल, अंडा, मांस। और वसा के रूप में खाया आपने घी और तेल, जो कि ड्रॉप फॉर्म में होते हैं, लिक्विड ड्रॉप फॉर्म में होते हैं, बूंद के रूप में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं ये हमारे भोजन में, इसलिए इनको कहा जाता है ड्रॉप फॉर्म में। तो ये आपने तीनों का मिश्रण खाया और यही तीनों का मिश्रण आपका क्या कहलाया, भोजन। तो जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन में जो भोजन के अणु होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इस टाइप से बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि शरीर आपके इन बड़े बड़े अणुओं को अवशोषित कर ले, इसीलिए इन बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, आपका पाचन कहलाता है। जब ये छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पानी में आसानी से घुलनशील होंगे। अब बड़े हैं तो बड़े क्या पानी में घुल सकते, नहीं घुल सकते, इसीलिए जब ये छोटे अणुओं में टूट जाएंगे तो ये पानी में आसानी से घुलनशील होंगे। घुलनशील होंगे तो आपका शरीर इसका अवशोषण कर सकता है। अवशोषण करेगा तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी ऊर्जा। और किसके रूप में मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको एटीपी के रूप में। अब एटीपी क्या होता है, तो एटीपी आपका ऊर्जा होता है और ये कहाँ पर इकट्ठा होती है, तो ये होती है इकट्ठा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी एटीपी या ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है और यही ऊर्जा आपको दिन भर हर काम के लिए आपको एनर्जी देती रहती है। ठीक है, तो आपकी पाचन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि भोजन के, यहाँ लिख देती हूँ मैं, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, ये आपकी पाचन की परिभाषा हो गई। ये केवल पाचन की परिभाषा है। अब तंत्र क्या होगा इसमें, तो पाचन की क्रिया में जो जो अंग भाग लेंगे वो एक तंत्र के रूप में होंगे, इसीलिए इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, इस पूरे तंत्र को कहा जाता है पाचन तंत्र। अब इसके बाद हम बात करते हैं पाचन तंत्र में भाग लेने वाले अंग। कौन कौन से अंग होते हैं जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं, वो हम अब पढ़ेंगे। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग, दो प्रकार के अंग होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल या जिसको कहा जाता है आहार नाल। दूसरा भाग होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड या जिसको कहा जाता है पाचन ग्रंथियां। ये दो प्रकार के अंग होते हैं जिनके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आहार नाल में आएगा पहला बक्कल कैविटी, जिसको कहा जाता है मुख गुहा। साइंस या बायोलॉजी में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स याद करनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन इंग्लिश का ही आता है। बक्कल कैविटी, उसके बाद आता है
ऑइसोफेगस जिसको कहा जाता है ग्रास नली या इसको फूड पाइप भी कहा जा सकता है। तीसरा आता है स्टमक यानी कि अमाशय या पेट या उदर भी कह सकते हैं। चौथा आता है इंटेस्टाइन या आंत। अब आंत जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कहा जाता है छोटी आंत, और उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कहा जाता है बड़ी आंत। तो ये दो प्रकार की आपकी आंतें होती है। उसके बाद अगर बात की जाए पाचन ग्रंथियों की, तो पाचन ग्रंथियों में सबसे पहला आता है सलाइवरी ग्लैंड जिसको कहा जाता है लारीय ग्रंथि। उसके बाद आता है लीवर या यकृत, जिगर भी कहा जाता है लीवर को। और तीसरा आता है पैनक्रियाज या अग्नाशय। अग्नाशय भी ग्रंथि होती है आपके शरीर में। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के अंग है, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, जिसके अंतर्गत कई सारे अंग आते हैं। और इन्हीं अंगों के बारे में हमें पढ़ने हैं कि बक्कल कैविटी में क्या क्या आता है, ग्रास नली में क्या क्या आती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, अमाशय के बारे में या आंतों के बारे में कि उसकी लंबाई कितनी होती है, क्या काम करती है, कौन कौन से भाग होते हैं। ग्रंथियां में सलाइवरी ग्लैंड या लारी ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, यकृत किस प्रकार से काम करता है, और अग्नाशय ग्रंथि किस प्रकार से काम करती है। ये सारी चीज़ें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में पढ़ना है। अब मैं फिगर के थ्रू आपको बताऊंगी कि ये सारे के सारे अंग कहाँ कहाँ पर होते हैं मनुष्य के शरीर में। यह माउथ है, यहाँ पर मुख गुहा है, ये दांत है, इतना पूरा भाग जो होता है ये कहलाता है बक्कल कैविटी या मुख गुहा। इसके बाद यहाँ से एक पाइप जाता है, दो पाइप होते हैं यहाँ पर। जो आगे की तरफ होता है हमारा वो होता है विंड पाइप, और जो पीछे की तरफ होता है वो होता है फूड पाइप। तो ये अभी हम फूड पाइप की बात कर रहे हैं। तो ये आपका है ऑइसोफेगस या इसी को कहा जाता है फूड पाइप या ग्रास नली। इसकी लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि फूड पाइप की लेंथ कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। और इसमें भोजन की गति कैसी होती है, तो भोजन की गति होती है क्रमाकुंचन। भोजन की इसमें गति होती है क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन गति किसको कहते हैं कि जब पाइप का शेप इस टाइप से हो तो वो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे होता हुआ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे होता हुआ ऐसे जाएगा। तो इसको कहा जाता है क्रमाकुंचन गति। तो आपके भोजन नली या फूड पाइप का जो शेप होता है वो क्रमाकुंचन होता है। इसके बाद यहाँ पर बात आती है अमाशय की।
यहाँ से जुड़ा होता है आपका लीवर, यही पत्ती नुमा संरचना में होता है अग्नाशय, यहीं पर होता है गॉल ब्लैडर, ये छोटी आंत का ही भाग होता है। उसके बाद ये होती है आपकी बड़ी आंत। गॉल ब्लैडर थोड़ा छोटा बना देते हैं। ये अपेंडिक्स वाला भाग होता है पूरा। इधर होता है रेक्टम, ये छोटी आंत का इस टाइप से शेप होता है आपके अंदर। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर 3 ग्लैंड्स होती है जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है कि यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। 3 प्रकार की लारी ग्रंथि होती है। यह आपका अमाशय, यह है लीवर या यकृत, ये है अग्नाशय, पैनक्रियाज भी कहा जाता है इसको। ये है बड़ी आंत और ये है छोटी आंत। इसके बाद ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आप लोगों ने सुना ही होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसकी साइज बढ़ जाती है। इसकी साइज होती है लगभग 2 इंच। अगर 2 इंच से ज़्यादा अपेंडिक्स की साइज बढ़ जाती है तो फिर उसको ऑपरेशन किया जाता है उसका, और उसको काट के अलग कर दिया जाता है। इसका असर डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी होता है पर ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हाँ, डॉक्टर सलाह देते हैं कि कुछ चीज़ें खाने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अपेंडिक्स जो होता है, पहले जब हम आदि मानव थे तब अपेंडिक्स घास फूस को पचाने का काम करता था, लेकिन अब हम इंसान हैं। धीरे धीरे आदि मानव ने डेवलपमेंट कर लिया और वो इंसान बन गया है, तो अब वो इस प्रकार की चीज़ों को नहीं पचा पाता है। इसीलिए ये हमारे शरीर का वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक अवशेषी अंग है। हमारे शरीर में 5 प्रकार के अवशेषी अंग होते हैं। पहला है हमारे शरीर के बाल, किसी काम के नहीं होते हैं। दूसरा होता है कान की ये वाली हड्डी जिसको कहा जाता है पिन्ना, कान के पीछे का भाग, क्या कहा जाता है उसको? पिन्ना। उसके बाद अक्कल की दाढ़, उसके बाद कमर की पूंछ। जब हम आदि मानव थे तब हमारे पीछे की तरफ एक पूंछ निकली हुई थी, उसकी हड्डी आज भी हमारे शरीर में है। धीरे धीरे इंसान बनते गए तो उसका काम खत्म होता गया, और जैसे ही काम खत्म होता गया तो ये पूंछ भी गायब हो गई। और 5वां होता है अपेंडिक्स।
जो हमारे किसी काम का नहीं होता है। सबके शरीर में होता है अपेंडिक्स, लेकिन जब अपेंडिक्स की साइज बढ़ जाती है तब इसका ऑपरेशन किया जाता है। तो ये हमारे शरीर के 5 अवशेषी अंग हैं। अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे शरीर में किसी काम के नहीं होते, पर होते सभी के शरीर में हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शरीर के बाकी अंगों की। बकल कैविटी। बकल कैविटी में 3 भाग होते हैं, दांत, जीभ और होंठ, जो कि भोजन को चबाने का, पीसने का और चिकना बनाने का काम करते हैं। उसके बाद दूसरा भाग होता है ऑइसोफेगस या फूड पाइप या ग्रास नली। उसके बाद आता है अमाशय। अमाशय से ही जुड़ा होता है लीवर, जो कि मेन काम करता है। अगर शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो लीवर ही होती है। उसके बाद अग्नाशय, यकृत से ही जुड़ा होता है गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर को कहा जाता है पित्ताशय। यकृत में बाइल जूस यानी कि पित्त रस का निर्माण होता है और ये निर्माण होने के बाद पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद आती है बड़ी आंत और छोटी आंत, और बड़ी आंत से जुड़ा होता है अपेंडिक्स। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं यहाँ पर, सिकम, कोलोन और रेक्टम। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे अब टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे कि पहला हमारा टॉपिक है बकल कैविटी। बकल कैविटी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहला भाग बकल कैविटी या मुख गुहा। क्या काम होता है मुख गुहा का? तो मुख गुहा का काम होता है भोजन को चबाना, पीसना और चिकना बनाना। ये काम होता है बकल कैविटी का या मुख गुहा का। इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं। बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा में ही पाचन की क्रिया सबसे पहले शुरू होती है। कैसे शुरू होती है? तो आपने ध्यान रखा होगा कि भोजन में आप क्या क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं यानी कि रोटी और चावल खाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में होता है? वो कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च के रूप में। और स्टार्च किसकी इकाई है? स्टार्च इकाई है पॉलीसेकेराइड की। ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होगा तो वो आंशिक पाचन किस में बदल जाएगा? इस स्टार्च को किस में बदल देगा? माल्टोज में। और माल्टोज किसकी इकाई है? तो ये है डाइसेकेराइड की। यहां पर हुआ क्या? आंशिक पाचन किसका? स्टार्च का। इसके बाद जब माल्टोज फिर से बदलेगा ग्लूकोज में, माल्टोज का जब पूर्ण पाचन होगा और ये बदल जाएगा ग्लूकोज में, तो ये ग्लूकोज किसकी इकाई है? ये इकाई है मोनोसेकेराइड की। कब होगा ऐसा? जब पूर्ण पाचन होगा। फिर से बताती हूँ, मुख गुहा में भोजन का सबसे पहले पाचन होता है। और मुख गुहा यानी कि आपका ये मुंह, आपने जैसे ही भोजन एंटर किया तो भोजन में 3 चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुख गुहा में किस पदार्थ का आंशिक पाचन होता है, तो आप बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। और अगर पूछा जाए कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है।
ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि आंशिक पाचन कहाँ होता है और पूर्ण पाचन कहाँ होता है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है और छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च किस इकाई में है, पॉलीसेकेराइड इकाई में है। पॉलीसेकेराइड यानी कि जो शर्करा है, शर्करा की बहुत सारी इकाई मिलकर जब बनाती है कोई पदार्थ तो उसको कहा जाता है पॉलीसेकेराइड। जब दो शर्करा इकाई मिलकर बनाती है तो उसको कहा जाता है डाइसेकेराइड, और जब एक शर्करा इकाई होती है तो उसको कहा जाता है मोनोसेकेराइड। तो जब स्टार्च माल्टोज में बदलता है तब इसका क्या होता है, आंशिक पाचन होता है, और माल्टोज का जब पूर्ण पाचन होता है तो ये ग्लूकोज में बदल जाता है, और यही ग्लूकोज हमारे शरीर में एटीपी के रूप में इकट्ठा हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और हमें दिन भर एनर्जी देता रहता है। अब पूछा जाता है कि ये किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो ये एंजाइम बहुत पूछे जाते हैं एग्जामों में कि कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो ये टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। और टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लार ग्रंथि में या हमारे लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। अब अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। और एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अग्नाशय में। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। आंशिक पाचन कहाँ होता है, मुख गुहा में। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का आंशिक पाचन से क्या बनता है, माल्टोज बनता है। माल्टोज का पूर्ण पाचन से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। किस एंजाइम के द्वारा आंशिक पाचन होता है, टाइलिन एंजाइम के द्वारा आंशिक पाचन होता है। पूर्ण पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, एमाइलेज एंजाइम के द्वारा होता है। ये हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया है कि मुख गुहा में क्या क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे मुख गुहा के भाग। मुख गुहा के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग, पहला होता है दांत या टिथ, दूसरा भाग होता है जीभ टंग, और तीसरा भाग होता है लिप्स या होंठ। ये 3 भाग होते हैं मुख गुहा के, दांत, जीभ और होंठ। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे दांतों के बारे में कि दांत क्या होते हैं, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, दांत में कितने प्रतिशत कैल्शियम फास्फोरस होता है, दांत किसकी वजह से कठोर होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दांतों के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है। तो हम पहला पॉइंट इसमें नोट करेंगे, दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। ओडेंटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद बात आती है दांतों में मिनरल्स का परसेंट। तो दांत में 98% कैल्शियम और फास्फोरस होता है। उसके बाद दांत किसकी वजह से कठोर होते हैं, तो दांत कैल्शियम के कारण कठोर और मजबूत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो वैसे तो दांत 3 प्रकार के होते हैं। दांत के प्रकार, पहला है विषम दंती। विषम दंती को कहा जाता है हिटियो। दांत के 3 प्रकार होता है। पहला है हेटेरोडोंट, इनको कहा जाता है विषम दंती। दूसरा होता है
डाइफोडोंट, इनको कहा जाता है द्विबार दंती। और तीसरा होता है ट्यूकोडोंट या गर्तदंती। अब ये किस प्रकार से विभक्त है, तो जो मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं वो होते हैं हेट्रोडोंट। मनुष्य में जो 2 बार आते हैं उनको कहा जाता है द्विदंती। और जो मसूड़ों के अंदर, जिन जीवों में मसूड़ों के अंदर फंसे होते हैं उनको कहा जाता है गर्तदंती। तो ये 3 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य, इंसान, जानवर सभी को मिलाकर। मनुष्य में होते विषमदंती, और ये विषमदंती दांत ही हम पढ़ेंगे क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। विषमदंती दांत जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। विषमदंती दांत जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसाइजर या इनको कहा जाता है कृंतक। दूसरा होता है कैनाइन जिनको कहा जाता है रदनक। तीसरा होता है प्री मोलर या अग्रचवर्णक। और चौथा होता है मोलर या चवर्णक। तो ये 4 प्रकार के दांत हैं। इन 4 प्रकार के दांतों को हम पढ़ेंगे और चारों प्रकार के दांतों से हम दंत सूत्र भी निकालेंगे कि किस प्रकार से दांतों का सूत्र निकाला जाता है, किस प्रकार से मनुष्य के दांतों को गिना जा सकता है, जानवरों के दांतों को गिना जा सकता है, या सूत्र के द्वारा किस प्रकार से पता लगाया जा सकता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।